नमस्कार। चलिए आज एक लंबे सफर पर चलते हैं। 1000 साल लंबा सफर। ये वो दौर था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्लो सूरत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो आज हम मध्यकालीन भारत के इसी जबरदस्त बदलाव वाले युग को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आलू, बारूद और कॉफी। जरा सोचिए, इन तीनों चीजों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ये तीनों उन बड़ी बड़ी तब्दीलियों का हिस्सा थे जिन्होंने लगभग 700 से 1750 ईस्वी के बीच भारत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, ये बदलाव का 1000 साल का दौर था। ये कोई ठहरा हुआ वक्त नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रांति थी जो लगातार चल रही थी। तकनीक से लेकर खान पान तक लगभग सब कुछ बदल रहा था। तो देखिए, हुआ क्या। इस दौर में नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे सिंचाई के लिए रहट या जिसे फारसी पहिया भी कहते हैं, और युद्ध के लिए बारूद वाले हथियार। खाने पीने की दुनिया में आलू, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी नई चीजों ने एंट्री ली। लेकिन बात सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं थी। इनके साथ साथ नए विचार और विश्वास भी आए, जिन्होंने भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतलब पूरे ताने बाने को ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब जरा राजनीति की बात करते हैं। ये वो दौर था जब उत्तर भारत में एक के बाद एक शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ और उन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। तो कहानी की शुरुआत होती है तोमर राजपूतों से, जिन्होंने दिल्ली को सत्ता का एक बड़ा केंद्र बनाया। फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और इसके बाद 1526 में शुरू हुआ मुगलों का वो दौर, जिन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर छा गया। पर जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का एक अंत होता है और 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल शक्ति का सूरज भी ढलने लगा। दिल्ली के जो शुरुआती सुल्तान थे, उनकी सोच बड़ी दिलचस्प थी। जरा ये सलाह सुनिए कि एक काबिल और तजुर्बेकार गुलाम अपने सगे बेटे से भी बेहतर होता है। असल में वो अपने बेटों से ज्यादा उन खास गुलामों पर भरोसा करते थे जिन्हें खास सैन्य और प्रशासनिक ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए वफादारी ही सबसे बड़ी ताकत थी। अब सवाल यह है कि मुगलों ने इतने बड़े साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे? तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया था और इसी सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा थे मनसबदार। हर बड़े अधिकारी का एक मनसब होता था, यानी एक रैंक या एक पद, और इसी से तय होता था कि उसकी सैलरी क्या होगी और उसे कितने सैनिक रखने होंगे। ये जो टेबल है, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है कि साम्राज्य को चलाना कितना महंगा होता जा रहा था। देखिए, जात जो है वो मनसबदार के पद और सैलरी को तय करता था। अकबर के समय में 5000 जात वाले, यानी जो सबसे ऊंचे दर्जे के मनसबदार थे, उनकी संख्या सिर्फ 29 थी। लेकिन औरंगजेब के आते आते यही संख्या बढ़कर 79 हो गई। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? ज्यादा मनसबदार मतलब शाही खजाने पर जबरदस्त बोझ, और यही बोझ आगे चलकर साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण भी बना। तो ठीक है, इतने बड़े बड़े साम्राज्य तो बना लिए, पर एक सवाल उठता है कि ये बादशाह अपनी ताकत और अपनी शान और शौकत दुनिया को दिखाते कैसे थे? इसका जवाब मिलता है उनकी बनाई हुई इमारतों में। जी हाँ, इस दौर की इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं थी। वो शासकों के अधिकार, उनके धन और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था का एक जीता जागता प्रतीक थी। जरा एक नजर कुतुब मीनार की इस बालकनी पर डालिए। पत्थर पर तराशे गए ये अरबी के लेख और ये ज्यामितीय डिजाइन, सोचिए इन्हें बनाने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि कितना असाधारण सब्र और मेहनत लगी होगी। ये उस दौर के कारीगरों की काबिलियत का एक शानदार सबूत है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे जबरदस्त इंसानी मेहनत छुपी थी। मिसाल के तौर पर अकेले आगरा के किले को बनाने में 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों को काम पर लगाया गया था। और हाँ, अपनी ताकत का ये प्रदर्शन सिर्फ सुल्तान या मुगल ही नहीं कर रहे थे। चंदेल राजाओं का बनाया ये कंदरिया महादेव मंदिर भी सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। ये एक तरह का शाही मंदिर था जहां आम लोगों का आना जाना मना था। यहां सिर्फ राजा, उनका परिवार और कुछ खास पुरोहित ही पूजा कर सकते थे। मतलब आर्किटेक्चर के जरिए भी एक तरह की सामाजिक दूरी दिखाई जा रही थी। अच्छा, तो चलिए अब शाही दरबारों और किलों से बाहर निकलकर शहरों और बाजारों की हलचल भरी दुनिया में चलते हैं, क्योंकि इस दौर में राजनीति की तरह ही अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा डायनामिक थी। 17वीं सदी में सूरत शहर को देखिए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा गढ़ था। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि यहाँ के बंदरगाह पर किसी भी वक्त
अलग अलग देशों के सैकड़ों जहाज खड़े रहते थे। ये उस जमाने के ग्लोबल इंडिया की एक छोटी सी झलक है। और शहरों से दूर देश की धमनियों में मानो खून की तरह दौड़ते थे बंजारों के कारवां। जरा कल्पना कीजिए, हजारों बैलों का एक काफिला जो अनाज लादकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये सिर्फ चलते फिरते व्यापारी नहीं थे, बल्कि ये वो धागा थे जिसने पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ रखा था। अब राजनीति और व्यापार से हटकर जरा बात करते हैं आस्था और विश्वास की। इस युग में बहुत गहरे धार्मिक और सामाजिक बदलाव भी हुए। कई ऐसे आंदोलन खड़े हुए जिन्होंने पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को सीधी चुनौती दी। भक्ति आंदोलन इन्हीं में से एक था। इसकी जड़ें भगवद गीता जैसे ग्रंथों में मिलती हैं, जहां ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक प्रेम भरे रिश्ते पर जोर दिया गया था। भक्ति और सूफी संतों का संदेश बहुत सीधा और दिल को छू लेने वाला था। जैसा कि गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, यानी सच्चा इंसान तो वही है जो दूसरों का दर्द समझे। यह असल में एक क्रांति थी, कर्मकांडों और सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ प्रेम और इंसानियत की क्रांति। और फिर हर बड़ी कहानी की तरह धीरे धीरे ये कहानी भी अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। मुगल सत्ता कमजोर होने लगी और उसकी जगह नई क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगीं। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये उस दौर के अंत की पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ है हुमायूं के मकबरे जैसी शाही इमारत, जो एक केंद्रीकृत मुगल शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है गुरु गोबिंद सिंह जैसे क्षेत्रीय नेता जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देकर एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहे थे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस 1000 साल के दौर की असली विरासत क्या है? क्या इसे हम टकराव और बंटवारे के इतिहास की तरह देखें, या फिर ये एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति के जन्म की कहानी है जहां अलग-अलग धाराएं आकर मिलती हैं और एक अनोखा संगम बनाती हैं? शायद इस सवाल का जवाब ही इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है।